हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम लोग 17 से लेकर 20 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने 16 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर ली थी। उसके वीडियोस प्लेलिस्ट में है और अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। वीकली बेसिस पर हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को जाकर विजिट करिए और सारे वीडियोज़ आप लोगों को वहाँ पर सीक्वेंस से मिल जाएंगे। ठीक है, और आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग 17 से 20 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और इसमें बोला गया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज रिसेंटली कंप्लीटेड इट्स व्हिच एनिवर्सरी। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने हाल ही में अपनी कौन सी वर्षगांठ पूरी की। इसमें ये पूछा गया है कि अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना की कौन सी एनिवर्सरी थी। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7th, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई 7th एनिवर्सरी थी इसकी, 7वीं वर्षगांठ थी इस बार प्रधानमंत्री जनधन योजना की। और ये योजना जो है 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। और इसका जो स्लोगन था, मेरा खाता भाग्य विधाता, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना की टैगलाइन हुआ करती थी, इसका स्लोगन हुआ करता था। ठीक है, और रूरल एरियाज़ में बैंकिंग सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। और इसके तहत खोले जाने वाले अकाउंट्स में से मिनिमम बैलेंस का कोई चक्कर नहीं होता। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो भी अकाउंट खोले जाते हैं उसमें मिनिमम अकाउंट का कोई चक्कर नहीं होता है। और इस अकाउंट में 10,000 रुपये तक की ओडी, ठीक ना, ओवरड्राफ्ट, 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड की जाती है। और शुरुआत में इनिशियली जब 2014 में इसे लॉन्च किया गया था तब जो है इसमें 1 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाता था। कितने रुपए तक का? 1 लाख रुपए तक का। इनिशियली जो है इसमें 1 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाता था और जिसे बाद में बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है ना, पहले जो है इसमें 1 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल कवर दिया जाता था, इंश्योरेंस कवर दिया जाता था जब ये 2014 में लॉन्च की गई थी। लेकिन जिसे इससे बाद में बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया। और ये 2 लाख कब किया गया? 28 अगस्त 2018 को। ठीक है ना, 28 अगस्त 2018 को, ईयर याद रखना सन आप लोग, 2018 में जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाता था 1 लाख रुपए का तक का, उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक, और इसके तहत खोले गए जो भी अकाउंट्स होते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत में जो भी अकाउंट्स खोले गए हैं उसको जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, डीबीटी। ठीक ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए अकाउंट को हम लोग डीबीटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ई 7th एनिवर्सरी थी इस बार प्रधानमंत्री जनधन योजना की। नेक्स्ट देखेंगे, RBI has recently cancelled the license of which bank due to inadequate capital and having no earning prospects to pay its present depositors in full। RBI ने हाल ही में अपर्याप्त पूंजी और अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने के लिए कमाई की कोई संभावना नहीं होने के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसमें भी पूछा गया कि RBI ने भी कौन से बैंक का लाइसेंस रद्द किया और क्यों रद्द किया गया, ये क्वेश्चन में बता दिया गया। ड्यू टू इनएडिक्वेट कैपिटल, अपर्याप्त पूंजी और अर्निंग का कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं होने के कारण, नो अर्निंग प्रॉस्पेक्ट, कमाई का कोई जरिया नहीं होने के कारण कौन से बैंक का लाइसेंस अभी RBI के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा करनाला नगरी सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, करनाला नगरी सहकारी बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और ये पनवेल महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है। ये पनवेल, सलमान भाई से आप रिलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो करनाला नगरी सहकारी बैंक पनवेल महाराष्ट्र बेस्ड ये बैंक है। और BR एक्ट 1949 के सेक्शन 56, मैं लिख रहा हूँ, BR एक्ट 1949 के सेक्शन 56 के तहत में लाइसेंस कैंसिल हो जाने के बाद बैंक अब कोई बैंकिंग बिजनेस भी नहीं कर पाएगा। मतलब कि ना तो डिपॉजिट कर पाएगा, ठीक ना, पैसे ना तो जमा कर पाएगा, ना आगे दे पाएगा, ना लोन ग्रांट कर पाएगा, मतलब कुछ भी बैंकिंग बिजनेस ये नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, और लाइसेंस क्यों कैंसिल किया गया, क्वेश्चन में बता ही दिया गया था आप लोगों को। और एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के लिए मैं पूछूंगा कि क्योंकि इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है, अब कोई बैंकिंग बिजनेस इसके द्वारा नहीं होगा, तो अब क्या होगा, अब इसका लिक्विडेशन प्रोसेस होगा। ठीक है ना, तो लिक्विडेशन प्रोसेस के DICGC एक्ट 1961 के तहत लिक्विडेशन प्रोसेस के दौरान DICGC एक्ट 1961 के तहत प्रत्येक डिपॉजिटर्स को DICGC के द्वारा
इंश्योरेंस क्लेम के रूप में कितना पैसा मिलेगा, ये आप लोग कमेंट कर बताओ। ठीक, फिर से क्वेश्चन सुन लो। पिछले कई सारी वीडियोस में आप लोगों को बताया जा चुका है कि जब किसी बैंक का लाइसेंस वगैरह कैंसिल कर दिया जाता है तो उसका लिक्विडेशन प्रोसेस होता है, और लिक्विडेशन प्रोसेस के दौरान DICGC एक्ट 1961 के तहत प्रत्येक डिपॉजिटर्स को DICGC के द्वारा कितना इंश्योरेंस क्लेम के रूप में पैसा मिलेगा, ये आप लोग कमेंट कर फटाफट बता दो। ठीक है ना। और हम लोग बात कर रहे थे BR एक्ट 1949 के, तो BR एक्ट 1949 में टोटल कितने सेक्शन है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो BR एक्ट 1949 में टोटल 56 सेक्शन है। ठीक है, टोटल 56 सेक्शन है। सेक्शन 22(4) मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सेक्शन 22 इसका सब सेक्शन 4, ठीक ना। सेक्शन 22(4) के तहत RBI जो है वो बैंक के लाइसेंस को कैंसिल करता है। ठीक ना। सेक्शन 47A के तहत जो है RBI किसी भी बैंक पर पेनल्टी लगाता है। सेक्शन 22 के तहत RBI लाइसेंस देता है। ठीक है ना। और ये जितने भी सेक्शन आप लोगों को बताए जा रहे हैं, इनके सबके अपने अपने सब सेक्शंस भी होते हैं। इन सेक्शन के अंदर भी और कई तरीके के सेक्शन होते हैं। ठीक ना। हालांकि इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, ज़्यादातर कैंसिल होता है, लाइसेंस कैंसिल होता है, पेनल्टी लगाई जाती है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें सेक्शन बस हम लोगों को थोड़ा सा रिवाइज याद करके रखना है कि अगर इस तरीके से यहाँ से भी पूछा जाए तो ये सेक्शन हम लोगों को एटलीस्ट इतना पता हो। हालांकि इतना डीप में जाएंगे नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ें छूट जाएं। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र, करनाला नगरी सहकारी बैंक इसका आंसर होगा। पनवेल महाराष्ट्र बेस्ड ये बैंक है। ठीक, करनाला नगरी सहकारी बैंक का हेडक्वार्टर वगैरह मैंने सब सारी चीज़ें बताई थी, कहाँ की मतलब कहाँ पर आधारित ये बैंक है। बाकी नूतन नगरी, राजकोट, GP, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू शिफ्ट इट्स ऑपरेशन टू गिफ्ट सिटी अहमदाबाद आफ्टर शटिंग डाउन इट्स ऑफिस इन दुबई। दुबई में अपना कार्यालय बंद हो जाने के बाद किस बीमा कंपनी ने अपने संचालन को गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा GIC, यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर E। ऑप्शन नंबर E इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुबई अथॉरिटी ने GIC का लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर दिया, जिसके बाद में GIC ने अपना बिजनेस गिफ्ट सिटी में शिफ्ट कर लिया। ठीक है ना। और GIC के अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें तो GIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके CMD की अगर हम लोग बात करें, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो देवेश श्रीवास्तव। ठीक ना, देवेश श्रीवास्तव वो इसके CMD हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर E जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एज पर द रिसेंट डाटा रिलीज बाय द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, व्हिच बैंक हैज इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मर एमंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन टर्म्स ऑफ लोन एंड सेविंग्स डिपॉजिट ग्रोथ इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में ऋण और बचत जमा वृद्धि के मामले में कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। ठीक है ना। इसमें आसान भाषा में समझ लेते हैं कि क्या पूछा गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, और उस रिपोर्ट के अनुसार जो है इसमें ये पूछा गया है कि उस रिपोर्ट के अनुसार लोन एंड सेविंग्स डिपॉजिट ग्रोथ के मामले में कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है टॉप पर है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ये डाटा रिलीज किया और खुद ही इस लिस्ट में जो है लोन एंड सेविंग ग्रोथ डिपॉजिट के टर्म में फाइनेंशियल ईयर 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में टॉप पर है, टॉप परफॉर्मर है ये। और सेकंड नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो पंजाब एंड सिंध बैंक का आता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो ऑप्शन नंबर D बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर, टैगलाइन, CMD, MD, चेयरपर्सन जो भी होते हैं वो आपको पता होगा, इसी में उम्मीद कर रहा हूँ। व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू इंश्योरेंस प्लान नेम्ड E-Shield नेक्स्ट। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने E-Shield नेक्स्ट नामक एक नई बीमा योजना शुरू की है, और इसका जो आंसर हो जाएगा SBI लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A SBI लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। और SBI लाइफ इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। टैगलाइन की अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो विद अस यू आर श्योर, फिर से सुन लो आप लोग, इसकी टैगलाइन हो जाएगी विद अस यू आर श्योर, इसकी टैगलाइन हो जाएगी। MD और CEO की अगर हम लोग बात करते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस की, तो महेश कुमार शर्मा इसके MD और CEO हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2000 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है ना। और अब इस इंश्योरेंस प्लान के बारे में, E-Shield नेक्स्ट जो इंश्योरेंस प्लान है, इसके बारे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, हमको प्लान नहीं बेचना है, बस ये प्लान किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बस इतना ही हमको पढ़ना है। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है SBI लाइफ इंश्योरेंस। SBI लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, आपको बता दिया गया है। बाकी इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस इंडिया व्हिच फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ठीक है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग FI इंडेक्स के नाम से भी जानेंगे। ठीक है ना,
इसको हम लोग शॉर्ट में FI इंडेक्स के नाम से भी जानेंगे। भारत में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए किस वित्तीय संगठन ने हाल ही में वित्तीय समावेशन सूचकांक लॉन्च किया है, ये इसमें पूछा गया, ठीक ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। तो RBI के द्वारा इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया। कौन सा इंडेक्स को? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, RBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इस इंडेक्स को हर साल जुलाई महीने में पब्लिश किया जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कब पब्लिश किया जाएगा, तो ये याद रखना आप लोग, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को हर साल जुलाई महीने में जो है पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए FI इंडेक्स जो है वो 53.9 है। और ये किसकी बात हो रही है? फाइनेंशियल ईयर 21 की, ठीक है। और अप्रैल 2021 में जो बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू हुआ था, उस दौरान RBI ने FI इंडेक्स को जारी करने का फैसला लिया था, ठीक ना। उसके दौरान फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जारी करने का फैसला RBI के द्वारा लिया गया था अप्रैल 2021 के बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के दौरान। और इस इंडेक्स में बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, पोस्टल, पेंशन सेक्टर, इन सभी को शामिल किया जाएगा। इस इंडेक्स के तहत जो है, इसके इंडेक्स के जो है 3 डिफरेंट पैरामीटर हैं। कितने पैरामीटर हैं? इस इंडेक्स के 3 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं और उनके सबके अलग अलग वेटेज हैं। पहला पैरामीटर है एक्सेस, ठीक ना, पहला पैरामीटर है एक्सेस का, और इसका वेटेज कितना हो जाएगा? 35%। दूसरा है यूजेज, ठीक है, यूजेज, इसका जो वेटेज हो जाएगा 45% का हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में बचेगा क्वालिटी। क्वालिटी का वेटेज जो है ये कितना हो जाएगा? कितना बच रहा है? 20%, ठीक। और FI इंडेक्स के लिए कोई भी बेस ईयर निर्धारित नहीं किया गया। ये जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इसको मतलब रिलीज़ किया जाएगा, इसके लिए कोई भी बेस ईयर जो है फिक्स नहीं किया गया है, कोई भी बेस ईयर निर्धारित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड, इसका आंसर, RBI इसका आंसर हो जाएगा। टू स्टोर द फार्मर्स लैंड डिटेल्स व्हिच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द फ्रूट्स पोर्टल इन पार्टनरशिप विद कर्नाटका गवर्नमेंट। किसानों की भूमि के विवरण को संग्रहित करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में कर्नाटक सरकार के साथ साझेदारी में फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इस फ्रूट्स पोर्टल जो है लॉन्च किया गया, इसका फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनो, नोट डाउन वगैरह करना चाहते हो तो लिख भी सकते हो आप लोग। फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर से सुनो आप लोग, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये फ्रूट्स का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। और इस पोर्टल के माध्यम से किसानों की लैंड डिटेल्स को स्टोर किया जाएगा। किसानों की जो ज़मीन होती है उसकी डिटेल्स को स्टोर किया जाएगा। कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ जो है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा इसे अभी हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सी बैंक के लिए, कौन सी बैंक ने जो है इसको लॉन्च किया हुआ था, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ठीक। कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ में मिलकर कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा इसे अभी हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। इसके बाद में इसको जो है ग्लोबली मतलब व्यापक रूप से लॉन्च किया जाएगा। अभी इसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है, ठीक है ना। उसके बाद में इसको जो है धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया जाएगा, ठीक। और नाबार्ड के CGM, ठीक ना, नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर नीरज कुमार वर्मा जी के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। नीरज कुमार वर्मा जो कि नाबार्ड के CGM हैं, इनके द्वारा इस पोर्टल का उद्घाटन किया गया था। और इसके मतलब इसमें क्या होगा, इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को एक फ्रूट ID नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको हम लोग FID बोलते हैं, ठीक ना। इस पोर्टल के लॉन्च हो जाने के बाद में जब किसानों की लैंड डिटेल्स जब रखी जाएगी, उसको स्टोर की जाएगी, तो किसानों को एक फ्रूट ID नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में FID बोलते हैं, ठीक ना। तो बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की अगर बात हो रही है तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका 2005 हो जाएगा। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो धारवाड़ कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। MD और CEO, इसके चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो P गोपी कृष्णा ये इसके चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक है ना। P गोपी कृष्णा इसके चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के बारे में सारी चीज़ें मैंने बता दी। बाकी बड़ौदा UP ग्रामीण बैंक, कैनरा बैंक, PNB और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं पता है तो पता करो, आप लोग साथ में सारी चीज़ों को रिवाइज करते हुए चला करो। नेक्स्ट देखेंगे, पे नियर बाई हैज़ रिसेंटली कोलेबरेटेड विद वीज़ा एंड व्हिच बैंक टू लॉन्च सॉफ्ट POS एंड MPOS फॉर इट्स रिटेल नेटवर्क। पे नियर बाई ने हाल ही में वीज़ा और किस बैंक के साथ में मिलकर अपने खुदरा नेटवर्क के लिए सॉफ्ट POS और MPOS लॉन्च किया हुआ है।
और इसका जो आंसर हो जाएगा आरबीएल बैंक, ऑप्शन नंबर सी। आरबीएल बैंक ऑप्शन नंबर सी। सॉफ्ट पीओएस के थ्रू जो भी मर्चेंट्स होंगे वो 5,000 रुपये तक का, कितने रुपए तक का, 5,000, ठीक ना, वो लोग जो है 5,000 रुपये तक का कॉन्टैक्टलेस पेमेंट टैप एंड पे मैकेनिज्म के थ्रू एक्सेप्ट कर सकेंगे। और पीओएस के थ्रू जो है पीओएस यानी कि एमपीओएस यानी कि मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू सभी कार्ड पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट की जा सकेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आरबीएल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली सेट अप ए पैनल टू रिड्यूस इंडियाज ट्रेड सेटलमेंट साइकिल फ्रॉम द करंट ट्रेड प्लस T+2 डेज टू ट्रेड +1 T+1 डेज। किस संगठन ने हाल ही में भारत के व्यापार निपटान चक्र को वर्तमान व्यापार +2 यानी कि T+2 दिनों से घटाकर व्यापार +1 यानी कि T+1 दिनों तक कम करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक। बहुत ज़्यादा हमको T+2 डेज और T+1 डेज में उलझने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन समझ लो और इसका आंसर याद कर लो, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो T+2 और T+1 लिखा जा रहा है, इस टी का मतलब हो जाएगा ट्रांजेक्शन डेट, इस टी का मतलब हो जाएगा ट्रांजेक्शन रेट, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन डेट जो है वो इसका मतलब हो जाएगा, यानी कि ट्रांजेक्शन डेट प्लस 2 दिन और ट्रांजेक्शन डेट प्लस 1 दिन और, इस तरीके से इसका मतलब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। सेबी इसका आंसर होगा। सेबी के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अजय त्यागी जो है वो इसके क्या हो जाएंगे, चेयरमैन हो जाएंगे अजय त्यागी। और 12 अप्रैल 1992, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, 12 अप्रैल 1992, 1992 में जो है सेबी की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई हैज़ रिसेंटली अलाउड हिज बैंक टू इशू न्यू क्रेडिट कार्ड आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक को 8 महीने की प्रतिबंध के बाद नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी है। ये याद रखना आप लोग, 8 महीने की प्रतिबंध लगा हुआ था, ठीक है ना। तो अभी कौन से बैंक को 8 महीने के प्रतिबंध के बाद में नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति आरबीआई के द्वारा दी गई है, इसमें पूछा गया है। तो बस इसका 1 लाइनर क्वेश्चन है, आंसर याद कर लो, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक 8 महीने से भी कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर रहा था, आरबीआई के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब ये जो है क्रेडिट कार्ड जारी कर सकेगा। नेक्स्ट, which bank has partnered with Creditas Solution to launch a digital repayment platform named Do It Yourself DIY। किस बैंक ने डू इट योरसेल्फ नामक एक डिजिटल पुनर्भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए क्रेडिटास सॉल्यूशंस के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ये डी यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा ये, और ये डी होगा और ये ई होगा, ठीक है। तो कोटक महिंद्रा बैंक आप लोग इस तरीके से याद रखो, ऑप्शन नंबर सी कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर हो जाएगा। डू इट योरसेल्फ नाम से एक डिजिटल रिपेमेंट नियो कलेक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक और क्रेडिटास सॉल्यूशन, कोटक महिंद्रा बैंक और क्रेडिटास सॉल्यूशन ने एक पार्टनरशिप किया हुआ है। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की यहाँ पर भी जरूरत नहीं है, बस ये नाम याद रखो, किसके द्वारा पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है ये याद रखो, ठीक है ना, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है ये याद रखो, बस इससे ज़्यादा और इसमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात हो रही है तो हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। उदय कोटक इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1885 में इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर रहा है। अगला देखते हैं। Which of the following banks has recently executed India's first swaption deals to protect the borrowers and investors against any losses from the rate movements? निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में भारत के पहले स्वैप्शन डील्स सौदे को क्रियान्वित किया है ताकि उधारकर्ता और निवेशकों को दर के उतार चढ़ाव में से होने वाले किसी भी नुकसान से बचाया जा सके, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईसीआईसीआई बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और एचएसबीसी बैंक। इन तीनों ने मिलकर इंडिया के पहले जो है स्वैप्शन डील को जो है मतलब एग्जीक्यूट किया हुआ है, ठीक है ना, रिसेंटली एग्जीक्यूटेड, ठीक। कौन कौन से ने, ये नाम आप लोग याद रखना। स्वैप्शन डील क्या होती है, इतना सब डीप में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके बारे में पढ़ने में, और एग्जाम के लिए डील उतना मतलब इसके बारे में जानना जरूरी नहीं है, बस किसके बीच में ये डील हुई है आप लोग ये याद रखो, आईसीआईसीआई बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और एचएसबीसी के द्वारा, ठीक है ना। और इस स्वैप्शन डील्स के लिए आरबीआई ने जून 2019 में ही एक व्यापक गाइडलाइन जारी कर चुका है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और एचएसबीसी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Which company has recently got $75 million loan support from the International Finance Corporation to enhance warehousing and supply chain infrastructure in India?
किस कंपनी को हाल ही में भारत में वेयर हाउसिंग और आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समर्थन मिला हुआ है? और इसका जो आंसर होगा इंडो स्पेस लॉजिस्टिक्स फंड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इंडो स्पेस लॉजिस्टिक्स फंड, ठीक है। 75 मिलियन की यहाँ पर बात हुई है, तो 75 मिलियन को अगर हम लोग INR में बात करें तो 557 करोड़ रुपए, ठीक ना, 557 करोड़ रुपए, ठीक। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ये वर्ल्ड बैंक की इन्वेस्टमेंट आर्म है, और इसी ने ही अभी हाल ही में इंडो स्पेस लॉजिस्टिक्स फंड को 75 मिलियन USD का एक्सटेंडेड लोन दिया हुआ है, और इस लोन के माध्यम से पूरे इंडिया में लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा इंडो स्पेस लॉजिस्टिक्स फंड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च दिस साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड अंडर इट्स डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप अम्ब्रेला प्रोग्राम? हाल ही में किस संगठन ने अपने डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप अम्ब्रेला प्रोग्राम के तहत साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया हुआ है? इसमें पूछा गया, और इसका जो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बात हो रही है डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप के बारे में। तो क्या है ये डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये जो डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप है ये 2016 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट एजेंडा पर काम करने के लिए ये जो फंड है, कौन सा फंड? साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड, ठीक। इसको जो है लॉन्च, इस फंड को जो है लॉन्च किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ई वर्ल्ड बैंक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की भी हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कभी देखने से पहले वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? वाशिंगटन DC, ठीक है। वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर हो जाएगा। डेविड आर मालपास, ये कौन हो जाएंगे? डेविड आर मालपास, ये जो हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज हाल ही में किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है, ये इसमें पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा IFSCA, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, IFSCA, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। IFSCA के चेयरपर्सन इंजेती श्रीनिवास ने, फिर से नाम सुन लो चेयरपर्सन का, इंजेती श्रीनिवास ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को अभी हाल ही में लॉन्च किया हुआ है, और इस एक्सचेंज को IFSCA के फाउंडेशन डे के दिन यानी कि 1 अक्टूबर 2021 को, मैं ये डेट लिख रहा हूँ, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखना, ठीक ना। 1 अक्टूबर 2021 के दिन ये जो एक्सचेंज लॉन्च किया गया है, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, इसको जो है 1 अक्टूबर 2021 को लाइव करने की प्लानिंग है। और 1 अक्टूबर 2021 को ही क्यों लाइव किया जाएगा? क्योंकि 1 अक्टूबर के दिन जो है IFSCA का फाउंडेशन डे होता है, ठीक है ना। जो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी होता है, इसका फाउंडेशन डे जो है 1 अक्टूबर को होता है। तो इस बार 1 अक्टूबर 2021 को इस इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लाइव करने का ऐसी प्लानिंग इसकी चल रही है। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है बुलियन एक्सचेंज। तो बुलियन एक्सचेंज क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, जिससे अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा और बेहतर हो जाए, चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ और याद भी रहे मेरे दिमाग में। तो बुलियन एक्सचेंज को समझने, देखो इस तरीके, एक प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि सोने चांदी का व्यापार, सोना चांदी यानी कि गोल्ड सिल्वर, समझ रहे हो ना, सोने चांदी का व्यापार करने वाले बायर्स और सेलर यानी कि क्रेता और विक्रेता की मार्केट को हम लोग बुलियन एक्सचेंज बोलते हैं। सोने चांदी का व्यापार करने वाले बायर्स और सेलर यानी कि सोने चांदी का व्यापार करने वाले क्रेता और विक्रेता की मार्केट को हम लोग बुलियन एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक। और बजट 2020-21 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज सेटअप करने का अनाउंसमेंट भी किया था। तो उसी वादे को, उसी प्रॉमिस को जो अनाउंसमेंट बजट में किया गया तो उसको भी पूरा किया जा रहा है। और यहाँ पर बात हो रही है IFSCA की। तो IFSCA के इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट कर बताओ। और अगर हम लोग बात करें बुलियन एक्सचेंज क्या होता है, ये आप लोगों को बता ही दिया गया, ठीक है ना। बुलियन एक्सचेंज क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम लोग मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जहाँ पर हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।